morning everyone. Today is 4th of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu and basically The Hindu को हम कैसे पढ़े ताकि हम उसे लिंक कर सके अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ और यहाँ से हमें जो भी एग्जाम्पल केस स्टडी मिले उसे कैसे यूटिलाइज करना है हमारे मेंस के एग्ज़ाम में जीएस और एथिक्स और एसए में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर ही यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट नोबल प्राइज़। आपको पता है नोबल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कल मेडिसिन का के बारे में न्यूज़ थी, आज ही फिज़िक्स के बारे में। तो प्रीलिम्स में और बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी आपके होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली नेम भी आ जाते हैं और किस वजह से किस सब्जेक्ट रिलेटेड उन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया है वो सब आ जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे 3 जो लोग हैं उनको फिजिक्स में नोबल प्राइज़ दिया गया है। पहला जो नेम है यहाँ पर वो है ये पेरी अगोस्तिनी, फ्रैंक करोसूस एंड एंडी एल हुइलियर। प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियसली गलत हो सकती है ना। तो इनको दिया गया है जो नोबल प्राइज़ वो दिया गया है एटोसेकिन लाइट पल्सेस के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए है। और वो लेज़र जो हमारी होती है लेज़र उसको कैसे इफ़ेक्ट करती है, ऑप्टिकल पल्सेस वगैरह, इन सब के बारे में, लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में इनका ये रिसर्च था। तो यहाँ से आपके लिए देखो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक तो ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको। किस चीज़ के लिए मिला है? एटोसेकिन लाइट पल्सेस और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए है ना, लेज़र टेक्नोलॉजी रिलेटेड। और फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना व्हाट इज़ एटोसेकिन। तो जो एटोसेकिंड होती है ये 1 बिलियंथ ऑफ नैनो सेकेंड होता है। इतना स्मॉलर यूनिट होती है ना। 1 नैनो सेकेंड इज इटसेल्फ एक सेकेंड का 10⁻9 पावर होता है एक सेकेंड का। इतना मतलब 1/10 9 टाइम्स कर दोगे जब नैनो सेकेंड बनता है। फिर उसका भी बिलियंथ टाइम होता है एटो सेकेंड। ये प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी कि एटो सेकेंड को डिफाइन करने के लिए वो डाल देंगे ना 1 बिलियंथ 1 मिलियंथ इस टाइप से। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, नोट डाउन कर लेना। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 6 पर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक कुछ नहीं पढ़ना आपको, न्यूज़ कुछ नहीं पढ़ना, बट यहाँ पे ना प्रीलिम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि कुंडाकुलम प्रोजेक्ट के बारे में आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुंडाकुलम प्रोजेक्ट कहाँ पर है। तमिलनाडु में है, न्यूक्लियर रिलेटेड प्लांट है ये। तो इसके रिलेटेड काफ़ी लोगों ने ना मतलब अपोज भी किया था इससे कि PIL भी डली थी, बट मद्रास हाई कोर्ट ने इस PIL को डिसमिस कर दिया है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको प्रीलिम्स के लिए। फिर इसके बाद मूव करेंगे हम पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर अगेन आपको ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये कई दिन से न्यूज़ में चल रहा है। वखाती ट्राइब कहाँ पे, ये भी तमिलनाडु में आपको पता होना चाहिए। वखाती ट्राइब एक्चुअली मैं थोड़ी बैक ऑफ द स्टोरी बस आपको बता देती हूँ। हुआ क्या था, वखाती ट्राइब तमिलनाडु की एक ट्राइब है जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर वो रहती थी। तो जो वो वहाँ की जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट है, उसने वो वहाँ उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश करी। उनके अगेंस्ट काफ़ी एट्रोसिटीज़ करी गई, काफ़ी उनको मतलब टॉर्चर किया गया। तो उन्होंने केस फाइल किया था इन दी मद्रास हाई कोर्ट, जहाँ पर वो केस जीत गए अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो काफ़ी बड़ी बात थी कि जस्टिस सर्व हुआ। 625 लोग थे वो ट्राइब में है ना। 625 लोगों को अगेंस्ट स्टेट पावर और पुलिस के अगेंस्ट वो केस जीत गए। तो ये हमारा जो मद्रास हाई कोर्ट है या हमारी जुडिशरी सिस्टम है उसकी इंडिपेंडेंसी को शो करता है। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल GS2 में जहाँ भी जुडिशरी का क्वेश्चन आएगा वहाँ भी मेंशन कर सकते हो। GS में ट्राइब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ भी मेंशन कर सकते हो कि हम ट्राइब्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ से प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि वखाती ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है जी, तमिलनाडु से। ठीक है, फिर यहाँ उसके बाद ये आर्टिकल आया है अबाउट नोबल प्राइज़ इन मेडिसिन। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि नोबल प्राइज़ जो मेडिसिन में किस किस को मिले हैं। एक है डॉक्टर कैरी को, ये फीमेल है, हंगेरियन है मतलब हंगरी से बिलोंग करती हैं। एंड सेकंड है डॉक्टर वैसमान। ठीक है, ये अमेरिकन है। ठीक है, ये मेल है। तो पहली बात यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फीमेल को मिला है, जो कि 13th है मेडिसिन में, 13th फीमेल है, इनको मिला है। ठीक है, दूसरी बात इनको क्यों दिया गया है मेडिसिन में नोबेल प्राइज़, इनको दिया गया है mRNA वैक्सीन के लिए, जो कि कोविड में काफ़ी आपको
यूज़ हुई थी ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए, तो उस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है उस चीज़ की, जो mRNA की वैक्सीन की डिस्कवरी के लिए। तो सबसे पहले तो ये आपकी ना मैं केस स्टडी ही बता देती हूँ। जहाँ भी GS3 में, एसए में, एथिक्स में साइंस कैसे ह्यूमन काइंड को या मैन काइंड के ह्यूमैनिटी को कैसे हेल्प कर सकती है, ठीक है, साइंस फॉर मैन काइंड, ठीक है, इस ऐसे कुछ भी आपको एग्जाम्पल डालना हो, केस स्टडी डालनी हो, तो वहाँ पर आप ये डाल दोगे। ऑब्वियसली साइंस है mRNA वैक्सीन, जिसमें कोविड-19 में लाखों लोगों की जान बचाई, बहुत लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने से बचाया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम्पल केस स्टडी के तरीके से आप यूज़ करते हो, यहीं से हमें चीज़ें निकालनी होती है। और अगर जब हम अपने एग्जाम्पल या एथिक्स में चीज़ें यूनिक चीज़ें मेंशन करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें ढूंढनी होती है न्यूज़पेपर से, है ना। तो उस बारे में ही ये पूरा आर्टिकल है। ऑब्वियसली आपको पता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो DNA में एनकोड होती है ना, फिर वो ट्रांसफ़र करता है टू मैसेंजर RNA, है ना, फिर वहाँ पर प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, फिर वहाँ से हमारे जो सेल ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब हम mRNA वैक्सीन बनाते हैं तो डायरेक्टली सेल ग्रोथ और प्रोटीन को इम्पैक्ट करती है, जिससे जो प्रोबेबिलिटी होती है डिजीज़ रिडक्शन की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और ये 1980s में mRNA वैक्सीन्स को डिस्कवर किया गया था। यहाँ से सिर्फ आपको इतना ही आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 9 पर, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया। देखो क्या आर्टिकल आया, आपको पता है हमारी ऑडिट होती है, ठीक है। ऑडिट कौन करता है जी, कैग करता है, कंट्रोलर एडिटर जनरल, ठीक है। तो ये हैं हमारे इस टाइम गिरीश चंद्रा मुर्मू, ठीक है। जो तो इनका कहना है कि हम आने वाले टाइम में, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में यूज़ करेंगे, ऑडिट में भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है हमने बहुत सारी चीज़ों में। तो AI के फ़ायदे नुकसान आपको पता दोनों हैं सॉरी, तो दोनों फ़ायदे नुकसान हैं। तो AI कहीं ना कहीं बायस भी हो जाता है, डिपेंड करता है। देखो AI कैसे काम करता है, हम उसमें पीछे कुछ डाटा डालते हैं, कुछ डाटा बेस देते हैं, जिस डाटा पर वो काम करता है। फॉर एग्जांपल हमने एक डाटा दिया AI को, कलर सिलेक्शन दिया कुछ, है ना, रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज, हमने AI को बताया ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है ना, हमने AI को बता दिया, इस AI पे डाटा काम करेगा। अब जो अगर यहाँ पे डाटा सही है तो AI हमेशा सही ही बताएगा कि कौन सा कलर रेड है, कौन सा कलर ब्लू है। अगर हमने डाटा में ही गलती कर दी है, हमने डाटा को ही गलत बता दिया है ना, तो फिर वो आगे AI पूरा गलत काम करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती। हमारा डाटा जो है वो अनएथिकल है, हमारा जो डाटा है, ठीक है, वो बायस्ड है। तो ऑब्वियसली AI बायसली काम करेगा, AI एथिकली काम नहीं कर सकता। आने वाले टाइम में पक्का से पक्का GS4 में आपका ये क्वेश्चन आने वाला है अबाउट हाउ AI, मतलब AI एथिकल काम कर सकता है या नहीं कर सकता, है ना, हाउ एफिशिएंट इज़ AI इन एथिक्स टर्म, है ना। तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पर ये पॉइंट आप सब मेंशन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यही ChatGPT वगैरह की बात हुई है। तो जो एलोन मस्क है उनका कहना है कि ये जो सारे कंसर्न है ना, ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड वगैरह है, इनको कैटर करने के लिए वो लाना चाह रहे हैं एक ट्रूथ GPT, जो मैक्सिमम ट्रूथ और एथिकल बेस्ड AI हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना, GS2 में आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से आर्टिकल आपने पढ़ना है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात आई है, अफ़गान एम्बेसी है जो हमारी न्यू दिल्ली में वो शट डाउन हो गई है, ठीक है। इसके रीज़न क्या है, देखो मैं बता देती हूँ। 2021 में क्या होता है, तालिबान टेक ओवर कर लेता है अफ़गानिस्तान को, अफ़गान गवर्नमेंट को, ठीक है। उससे पहले हमारी ना, मतलब जो गवर्नमेंट थी, जो एम्बेसी है, जो डिप्लोमेट्स है, उस गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहे थे। अब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो इनका कोई लिंक नहीं था, जो डिप्लोमेट्स थे इंडिया में स्टिल काम कर रहे थे,
अफ़गान के साथ। ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, ठीक है। ओबियसली कितने लोग हैं हमारे अफ़गानिस्तान से मूव करते हैं, वीज़ा सर्विस ही वहाँ अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट न्यू दिल्ली में पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं ना, तो उनकी जो इश्यूज़ हैं, उनके जो माइग्रेशन इश्यूज़ हैं, उन सबको सोल्व करने के लिए ये डिप्लोमेट्स हैं, जो ये एम्बेसी है वो काम कर रही थी। तो 2021 के बाद, बट ये तालिबान से लिंक नहीं थी। आपको पता है जो तालिबान है, ठीक है, नई गवर्नमेंट बनाई, बट इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता तालिबान को एज ए गवर्नमेंट, एज ए फॉर्मल गवर्नमेंट, है ना। तो ये बात थी। अब क्या हुआ विद टाइम, इनका कहना है कि जो ये ना तो इनके पास अब रिसोर्स हैं, जो एम्बेसी है उसके पास फर्दर काम करने के लिए, और ना ही इनको सपोर्ट मिल रहा है प्रॉपर। तो ये इसलिए इन्होंने अब जो एम्बेसी है उसको शट डाउन कर लिया। बट इसके अलावा 2 कॉन्सुलेट्स हैं, एक है मुंबई में, एक है हैदराबाद में, है ना, जहाँ से अफ़गानिस्तान जो गवर्नमेंट है एम्बेसी है वो ऑपरेट करती थी। बट ये दोनों अभी भी कंटिन्यू है, सिर्फ जो न्यू दिल्ली में मेन एम्बेसी है उसको शट डाउन कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए जब भी अफगानी रिलेशन के बारे में GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन आएगा, वहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया के अब वही ना, अब स्टूडेंट्स आए गया, इंडिया के लोगों को वहाँ ट्रैवल करना है, या वहाँ के लोगों को कोई इशू हो रहा है जो इंडिया में रहते हैं, तो उनके पास एम्बेसी नहीं है, उनको काफ़ी दिक्कत आने वाली है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों की रिलेशन पे, ठीक है। समझ गए आप, ये इशू था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये इशू है नगोर्नो काराबाख। ये रीज़न है, मैं आपको बता देती हूँ। ये रीज़न पड़ता है हमारा, जो यहाँ पर देखो है, आपको पता है कैस्पियन सी और ये यहाँ पे ब्लैक सी, इसके बीच में जो ये कंटिनेंटल रीजन है जिसको हम बोलते हैं काउकासस रीजन, माउंटेन्स है यहाँ पे, इस सारे रीजन की बात हो रही है। यहाँ पे ये रीजन है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे है अर्मेनिया, अज़रबैजान, और यहाँ पर है अर्मेनिया, ठीक है। अज़रबैजान और अर्मेनिया है। अज़रबैजान के अंदर एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं नगोर्नो काराबाख रीजन, जिसका कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों कंट्री के बीच में। एक्चुअली है क्या, जो अज़रबैजान है वो सिया पॉपुलेटेड मेजॉरिटी कंट्री है, मतलब सिया मुस्लिम्स वहाँ पर ज़्यादा है, बट वहीं अर्मेनिया में क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं। और ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है, यहाँ पर भी क्रिश्चियंस रहते हैं, यहाँ पर भी जो अर्मेनिया के जो एथनिक पॉपुलेशन है वही रहती है। बट ये अगर हम बाउंड्री और टेरिटोरियली देखें तो ये अज़रबैजान के अंदर आता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था। तो रशिया जो ये देखो, आपको पता होना चाहिए दोनों कंट्री ना सोवियत के अंडर थी, है ना। तो जब 1991 में सोवियत का ब्रेकडाउन होता है, रशिया उसमें से निकलता है, ये दोनों कंट्री अलग बन जाती है, तो इस रीजन पे आके कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। उससे पहले इसको ऑटोनोमस रीजन बना रखा था, है ना। तो रशिया क्या करती है, रशिया सपोर्ट करती है अर्मेनिया को, है ना। रशिया जब अर्मेनिया को सपोर्ट करती है तो इस पे जो नगोर्नो काराबाख रीजन है इस पे कंट्रोल आ जाता है अर्मेनिया का, है ना। अब आपको पता है पिछले कुछ सालों से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया फंसा हुआ है वहाँ पे, ऑलरेडी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो अज़रबैजान इस मौके को देखता है और कहीं ना कहीं उसके तुर्की का सपोर्ट मिलता है, और तुर्की का सपोर्ट मिलने के बाद वो यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और यहाँ के जो लोग थे जो कि अर्मेनिया से अपने आप को लिंक करते थे, वहाँ की एथनिक पॉपुलेशन से लिंक करते थे, वो भाग के आ जाते हैं अर्मेनिया। और ये वाला जो रीज़न आ जाता है अगेन किसके अंदर, अज़रबैजान की गवर्नमेंट के अंडर। तो ये सारा सब कुछ स्टोरी थी जो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से आपको प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ याद रखनी है, जो कि है लाचिन कॉरिडोर। लाचिन कॉरिडोर ये आपको पता होना चाहिए, आपका डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, लाचिन कॉरिडोर कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी कंट्री के बीच में, क्या है क्या नहीं है। तो ये वो रीज़न है, जो लाचिन कॉरिडोर वो रीज़न है जो नगोर्नो काराबाख रीजन को कनेक्ट करता था अर्मेनिया से और बाकी पूरे वर्ल्ड से। तो अज़रबैजान ने इसको ऑन दी एनवायरमेंटल क्लेम देगा कि एनवायरमेंटल की वजह से हम इसे बंद करके नगोर्नो काराबाख रीजन पर अपना पूरा जो क्लेम कर लिया है। तो ये सारी न्यूज़ से आपको एक आइडिया रहना चाहिए। नगोर्नो काराबाख रीजन का अर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट था, और लाचिन कॉरिडोर के बारे में पता होना चाहिए। फिर वहीं आपको अर्मेनिया एंड अज़रबैजान की कैपिटल पता होना चाहिए। अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन और अज़रबैजान की कैपिटल है
है ना, ये प्रीलिम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है, और रीज़न का है आपको ये सारा पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम मूव करेंगे, सर्कुलर माइग्रेशन के बारे में ये आर्टिकल आया। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ज्योग्राफी GS1 के लिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, इवन एसए के लिए, एंड हमारे इकोनॉमिक सेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्कुलर माइग्रेशन होता क्या है ना। सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पूरे एडिटोरियल समझाने के लिए एक एग्जांपल लेके चलूँगी, बिहार और दिल्ली का, है ना। दिल्ली आपको पता है इंडिया का मतलब कैपिटल है, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी हैं हर तरीके की, है ना। और बिहार एक थोड़ा अंडर डेवलप्ड रीजन है, जहाँ पर आज भी लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड, और एग्रीकल्चर भी उतना मैकेनाइज नहीं है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, देखो बिहार से नई दिल्ली में मूव करते हैं, न्यू दिल्ली में माइग्रेट करते हैं। कब, जब उनके पास वहाँ पर उनका जो खेतों में काम नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर जाके वो चलाते हैं रिक्शा या होटल रेस्टोरेंट वगैरह में वो काम करते हैं। फिर जब क्या होता है, जब उनका सीजन आता है फसल काटने का या फसल लगाने का, वो वापस मूव कर जाते हैं अपने गांव की तरफ। फिर जब वहाँ पर वो फसल काट देते हैं, फिर उनके पास वहाँ पर कोई काम नहीं रहता, कोई अर्निंग सोर्स नहीं रहता, फिर वो वापस आ जाते हैं दिल्ली में, कंस्ट्रक्शन वगैरह का सीजन आता है उस टाइम, है ना। तो ये सर्कल चलता रहता है हर साल में 2 बार, साल में 1 बार, है ना। तो इस माइग्रेशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर माइग्रेशन। समझ रहे हो आप, ये होता है सर्कुलर माइग्रेशन। ये नहीं कि एक बार गए थे जी फिर वापस आ गए, और फिर वापस आ गए, तो इसको हम रिटर्न माइग्रेशन बोलेंगे, सर्कुलर नहीं हो। सर्कुलर एक लूप में चलता रहता है, एटलीस्ट 2 लूप होने चाहिए, मतलब एक बार गए आए, तब हम उसको सर्कुलर माइग्रेशन बोलते हैं। एक बार आने जाने को हम रिटर्न माइग्रेशन बोलते हैं। पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए। सिर्फ ये इंडिया के अंदर नहीं, अगर इंटरनेशनली भी ऐसे लोग कर रहे हैं तो उनका भी सर्कुलर माइग्रेशन ही होगा, और लोग बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत से कनाडा में आपको पता है, देखो है ना, वुड रिलेटेड बिजनेस चलता है, और वो चलता है सिर्फ विंटर में, जब वहाँ की रिवर है जो फ्रोजन होती है, ठीक है। तो यहाँ के बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो विंटर में, जहाँ उनकी कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ, वहाँ जाते हैं, वहाँ काम करके आते हैं, वहाँ जो भी उनका काम होता है। बट जब सीज़न ऑफ होता है वहाँ पे, जब विंटर चली जाती है ना, उनका काम नहीं होता, वो जो ट्री कटिंग वाला काम होता है, तो वो वापस आके इंडिया में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी इंटरनेशनली एक सर्कुलर माइग्रेशन का एग्जाम्पल, और ऐसे बहुत जगह होते हैं ना। तो पहली बात तो ये है ना, तो ये मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है ना। तो ये सब चीज़ें पॉपुलर हुई थी सर्कुलर माइग्रेशन मोस्टली इन 60s एंड 70s, जब आपको पता है ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर पीक पर था। तो लोगों को आइडिया लगने लगा, पता लगने लगा, लोग एम्प्लॉयमेंट जॉब्स के लिए बाहर निकलने लगे, है ना। तो ये बात है। फिर उसके बाद वही है कि जो एक फिलिपे फेर्गस जी हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सर्कुलर माइग्रेशन को डिफाइन कर रखा है। तो उसके बारे में थोड़े से क्राइटेरिया दे रखे हैं कि टेम्पररी रेजिडेंस होना चाहिए, डेस्टिनेशन पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेना, गो थ्रू कर लेना। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि 2 लूप्स होने चाहिए किसी भी कंट्री या किसी भी 2 स्टेट्स या किसी भी 2 जगह के बीच में, एटलीस्ट उसको सर्कुलर माइग्रेशन बोलने के लिए, है ना। फिर उसके बाद दूसरी बात, जब माइग्रेशन वहाँ पर जाती है, देखो इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, जहाँ से माइग्रेशन जा रही है और जहाँ पर माइग्रेशन आ रही है ना। जहाँ पे जाएंगे लोग, उनको सारी फैसिलिटी भी चाहिए, हेल्थ रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी, है ना। फिर उनको क्या कहते हैं, जो उनके बीच साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, और भी बहुत सारे इशू होते हैं, उनको सोल्व करने की यहाँ पर बात हो रही है। और देखो जैसे इंडिया से अगर बाहर स्टूडेंट जा रहे हैं, बाहर लोग जा रहे हैं ना, तो ब्रेन ड्रेन भी तो होता है ना। इंडिया का जो उनके पास जो टैलेंट है वो भी तो बाहर जा रहा है ना कहीं। तो इन सारे इशू की बात हुई है। और फिर वही बात है, देखो रेमिटेंस भी तो आ रहे हैं ना इंडिया के अंदर, बाहर की कंट्री से डॉलर्स भी तो आ रहे हैं ना, जिसका फिर इंडिया फर्दर यूटिलाइज करता है इम्पोर्ट में, है ना। तो ये सारी बातें हैं।
तो वही फिर बात हो रही है कि फर्दर हमें क्या करना चाहिए, फर्दर हमें उनके हेल्थ के, उनके डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ, है ना। फिर लैंग्वेज बैरियर भी आता है, जैसे बिहार के लोग साउथ साइड मूव करते हैं तो उनको फिर वहाँ पे लैंग्वेज की दिक्कत होती है, फिर जो मिडल मैन होते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। तो इन सारे इश्यूज़ को सोल्व करने की यहाँ पे बात हुई। जैसे केरला एक स्कीम लेके आया है, आवाज़ हेल्थ स्कीम, जो सर्कुलर माइग्रेंट होते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में। तो ये सारे पॉइंट थे, आप नोट डाउन कर लेना GS1 में, ठीक है, इवन GS3 में, क्योंकि जो सर्कुलर माइग्रेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी जो सर्कुलर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट होती है ना, सर्कुलर, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, है ना एम्प्लॉयमेंट। तो सर्कुलर एम्प्लॉयमेंट वही होती है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलती है हमें, है ना। तो वहाँ पे फिर वो सर्कुलर माइग्रेशन उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी ना। तो ये सारी बात है ना। बट एक चीज़ भी है, देखो अगर हम सर्कुलर माइग्रेशन करते हैं तो इसमें कितना अच्छा बैलेंस आ रहा है। देखो जिसकी चीज़ की जहाँ पर जब ज़रूरत है लोग तब वहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट नीड और एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक नीड कितने अच्छे से बैलेंस्ड हो रही है। फॉर एग्जांपल, दिवाली के टाइम, सर्दियों के टाइम दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद कर दी जाती है ड्यू टू स्मोग ना हो, पोल्यूशन ना हो वहाँ पे, है ना। तो बट कंस्ट्रक्शन तो चाहिए होती है, कंस्ट्रक्शन नीड तो है दिल्ली में। तो बट जब गर्मियाँ आती हैं, जब कंस्ट्रक्शन नीड होती है वहाँ पर, तो यूपी में चलते हैं। देखो मैं आपको बहुत अच्छा का एग्जांपल देती हूँ, यूपी में चलते हैं कोल्लू, जहाँ पर बहुत अमाउंट में गुड़ वगैरह बनाया जाता है गन्ने से, जिसका सीज़न होता है विंटर में, ठीक है। तो जो यूपी की लेबर पॉपुलेशन है वो क्या करती है, गर्मियों में जाके काम करती है कंस्ट्रक्शन में दिल्ली में, जहाँ पर डेवलपमेंट नीड है और दिल्ली को, और इकोनॉमिक नीड है इंडिविजुअल पर्सन की, उसको पैसा चाहिए। फिर वहीं पर जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है ड्यू टू स्मोग ना बने वहाँ पर, तो वो वापस आते हैं यूपी, जहाँ पर फिर से लेबर की जरूरत है, क्योंकि गन्ना कट रहा है, शुगर कैन काटा जाता है उस टाइम, और उसको कन्वर्ट किया जाता है गुड़, शक्कर और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट में। तो फिर अगेन से यूपी में उन लोगों की नीड है, वो उन लोगों को पैसे की जरूरत है, वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो कितने अच्छे से बैलेंस हो रहा है। ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने होते हैं जब आपका मेंस का आंसर आप लिख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा यूनिक पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब था, बहुत अच्छे से एक बार आप गो थ्रू कर लेना। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 14 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, वर्ल्ड बैंक का एक पेपर आया है, रिलीज़ किया वर्ल्ड बैंक ने। उनका कहना है कि जो इंडिया में 2018-19 के बाद जो रूरल इंडिया है उसमें जो टॉयलेट का यूज़ है वो डिक्लाइन हो रहा है, इवन आफ्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बाद। तो ये स्टेटमेंट जहाँ भी स्वच्छ भारत मिशन की बात आएगी, या लोगों को जो जो बिहेवियर है, या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, या इवन हेल्थ रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी, वहाँ पर ही आप डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक का नाम मेंशन करके आप ये लिखोगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो स्लो डाउन हो गया है, वो लो चला गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए PMI क्या है। यह है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, है ना, जो बेसिकली कुछ नहीं है, मंथली ना हम एक अपने आप को भी ना एक टारगेट होता है, एक मैनेजमेंट होते हैं, या एक मतलब खुद का पता होना चाहिए ना हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितनी हम प्रोग्रेस करें। प्रोग्रेस मेजर करने के लिए किस पे, परचेजिंग एंड इनपुट स्टेज पे, यानी जब लोग खरीद रहे हैं कितना खरीद रहे हैं, या जब हम इनपुट दे रहे हैं कंपनी में तो कितना इनपुट आ रहा है, ताकि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का हमें आइडिया रहे, वो इंडेक्स से निकाला जाता है, ताकि हमें पता रहे कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की नीड कितनी है और मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई की कितनी नीड है ना। तो वो स्लो डाउन हो रहा है पिछले कुछ 5 महीने से, जो काफ़ी मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए इशू है, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर एक नेक्स्ट न्यूज़ है अगेन वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, जिसका कहना है कि जो इंडिया की ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो 6.3% रहेगी, क्योंकि जो डिमांड है वो गिर रही है, अनवेनिंग डिमांड नीचे की तरफ गिर रही है। तो वही देखो कहीं ना कहीं कोरिलेशन, जब डिमांड गिरेगी तो PMI भी स्लिप होगा। तो इसका कहना है, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन चाहिए लेबर फोर्स में ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए, हाई इनकम कंट्री बनने के लिए। तो ये पॉइंट GS1 में जब भी वुमेन रिलेटेड पॉइंट आएगा, वुमेन का पार्टिसिपेशन इन लेबर या वुमेन का पार्टिसिपेशन इन इंडियाज़ ग्रोथ, तो ये पॉइंट आप डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक के नाम मेंशन करके डालोगे तो आपका एकदम यूनिक और क्रेडिबल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें मेंस के लिए चीज़ें समझनी होती हैं, निकालनी होती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।